तो हम पढ़ेंगे। हाँ, जो पहला टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएगी तब तक आपको इसका आइडिया नहीं लगेगा कि एंशियंट में क्या क्या हुआ है। तो वो सारी चीज़ें, इससे पहले मैंने आपको पूरा बताया था कि कौन कौन सी वो सारणी है जो पुरातात्विक में आती है, साहित्यिक में कौन सी आती है, विदेशी स्रोत में कौन कौन सी आती है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें हैं। पहले तो आपको इतना पता जरूर होना चाहिए कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं, और इससे पहले आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है। तो आप वो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये ज्ञान बहुत जरूरी होना चाहिए। यानी कि इससे पहले, इसको करने से पहले आपको तीन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। एक तो आपको प्रागैतिहासिक, ठीक है जी, प्रागैतिहासिक। दूसरा आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, और एक और है आपका ऐतिहासिक। ठीक है, पूरा का पूरी मॉडर्न हिस्ट्री या एंशिएंट या मेडिवल, ये सारी की सारी इन तीन इतिहास पे चलती है। यानी कि प्रागैतिहासिक, ध्यान सुनना, प्रागैतिहासिक होता है जो पुरातात्विक पर डिपेंड होता है, यानी कि जो हमें धरती के नीचे, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं आज। यानी कि कौन सा इतिहास पढ़ने वाले हैं, प्रागैतिहासिक। इंग्लिश में भी बोलते हैं इसको प्री हिस्ट्री। ठीक है, ऐसा इतिहास जो कि हम पुरातात्विक पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसका मतलब है ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये पहले पता होना चाहिए किस इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं हम, यानी प्रागैतिहासिक। आगे इनको भी बता देता हूं, इसका मतलब क्या होता है आद्य, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री होता है जो हम लिखित साक्ष्य तो हम मिले हैं पर उन्हें पढ़ा नहीं गया, जो हम इसके बाद टॉपिक करेंगे। ठीक है, वो सारी चीज। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक जो हम पढ़ भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ा नहीं गया है पर लिखे हुए तो मिला है, पर पढ़ा नहीं गया है। बट इसमें पढ़ा भी गया है और लिखे हुए भी मिले हैं। ठीक है, बट हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक के जो सोर्सेज हैं। वो पहला जो आपका टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत जिसको आप आर्कियोलॉजिक सोर्सेज भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी सोर्सेज, सीधी सी बात आपको सेंटेंस में लग रहा होगा, जो खुदाई से जो प्राप्त होते हैं। खुदाई से क्या मिलते हैं, तो अभिलेख, ये सारी चीजें, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, आपके चित्रकला, मूर्तिकला, मृदभांड और ताम्रपत्र। ठीक है, ये आपको पहले पता होना चाहिए कि पुरातात्विक स्रोत, ये कि धरती से नीचे से मिलते हैं ना, ये इसी कहा जा रहा है इसको पुरातात्विक स्रोत। यानी कि ऐसे स्रोत जो हमें खुदाई से मिलते हैं उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। अब इसका थोड़ा इतिहास जानते हैं पुरातात्विक का। ठीक है, पुरातात्विक का इतिहास जानते हैं। पुरातात्विक जो डिपार्टमेंट खोला है वो 1861 में खोला गया है। ठीक है, आपको पता होगा कि इसके समय आपका लॉर्ड जो कैनिंग था उसने इसकी स्थापना की थी पुरातत्व विभाग की। और इसके जो पहले महानिदेशक, जो डायरेक्टर बनाए गए हैं, वो अलेक्जेंडर कनिंघम, इसने ही खुदाई शुरू की थी। इसके अलग अलग बने हैं, पहले अलेक्जेंडर कनिंघम बना, फिर जॉन मार्शल बनता है सिंधु घाटी सभ्यता के समय। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिखा है कि 1871 में वो क्या बने, पुरातत्व के महानिदेशक बने। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यानी इसका मतलब सीधी सी लाइन का समझ ये समझो कि उन्होंने पहली बार कोशिश की कि धरती के नीचे से हम इतिहास पता लगा सकते हैं कि क्या हुआ था पुराने जमाने में। यानी कि इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि हम धरती के नीचे से हम इतिहास पता लगा सकते हैं। तो इसके आधार पर ये चला पता कि पुरातात्विक धरती के नीचे से भी हमें पता लग सकता है कि क्या हुआ था इतने पुराने समय में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इस चीज के बारे में, जैसे मैंने वहां भी बोला आपको कि प्रागैतिहासिक स्रोत भी कहा जा सकता है। तो मैंने पहले बताया प्रागैतिहासिक का जो जनक है वो है रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिसने पहली बार पत्थर की कुल्हाड़ी ढूंढी थी। आप जगह भी लिख सकते हैं, इंडिया के पलवरम में ये कुल्हाड़ी मिली थी। ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। प्रागैतिहासिक तो मोटी मोटी अगर एग्जाम्पल के तौर पर माने जाए, पाषाण काल। ठीक है, ये प्रागैतिहासिक काल उसको भी बोलते हैं पाषाण काल, क्योंकि ये धरती से नीचे। पाषाण काल कौन कौन से आपके, पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इस चीज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, और उसके बाद नव पाषाण काल,
सीधा सा आप समझो कि आदि मानव ने इस समय में कितनी इंप्रूवमेंट की अपने जीवन में। सीधी सी बात, पूरा का मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर, मध्य मतलब नवपाषाण काल, पूरा पाषाण का बीच का मध्य पाषाण, जब पशुपालन सीखा इंसानों ने, ठीक है, नवपाषाण जब अग्नि का आविष्कार किया गया। सिंपल शब्दों में आप ये सारी चीजें, यानी ये चीजें हमें कहां से मिलती है? पुरातात्विक स्रोत से, यानी कि धरती से नीचे। ये कोई ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं, ये हमें सारा का सारा डिपेंड किस पे है? ये पुरातात्विक पे डिपेंड है। यानी कि पुरातात्विक धरती के नीचे मिली ना, पत्थर की कुल्हाड़ी, जो भी मिलेगा, हड्डियां मिली होगी वहीं से। और काम शुरू किसने किया है? ये अलेक्जेंडर गनीगम ने। ये बंदा था जिसने पहली बार ये कोशिश की कि धरती के नीचे से भी हम पता लगा सकते हैं कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, कैसा हुआ था, आदि मानव कैसा जीवन जीता था, अग्नि का आविष्कार कैसे हुआ, पहिए का आविष्कार कैसे हुआ, पशु कैसे पाला, कुत्ता कैसे पाला, जो कैसे मिले, वो सारी की सारी चीजें कहां से मिलते हैं? धरती के नीचे से। वहीं से एविडेंस से तो पता चला हमें। तो ये सारा का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्राचीन ऐतिहासिक काल कौन सा होता है, वो है पूरा पाषाण का, मध्य पाषाण का, नवपाषाण का। पूरा जो प्राचीन ऐतिहासिक है वो इसके सोर्सेज क्या है? वो पुरातात्विक स्रोत है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी के सारी चीजें, और जिसके बारे में हम, इसके पॉइंट कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आज हम अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे कि अभिलेख क्या चीज है, उसके बाद सिक्के के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये कैसे इतिहास बताता है हमें। स्मारक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इमारत भी आप लिख सकते हो, वो भी इसके बारे में। चित्रकला से कैसे पता चलता है? ये धरती से नीचे से मिले ना, खुदाई से मिले हमें। ये कोई लिखा हुआ तो था नहीं कहीं, जब खुदाई की तभी तो मिला। ठीक है, तो मूर्ति कला, वो भी हम पता चलेगा कि पुरातात्विक। मृदबाण मतलब घड़े, मिट्टी के घड़े, उससे पता चलेगा। ताम्रपत्र, जिसमें आपके तांबे पर कुछ लिखा हुआ है, उसके आधार पर। क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट कहां से मिले हैं? धरती के नीचे से। किसने काम किया? मैं फिर से बोल रहा हूं, अलेक्जेंडर गनीगम। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता चलती हैं। आज जो हम टॉपिक जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है आपका अभिलेख। ठीक है, अभिलेख। अभिलेख मतलब सीधा सा, इसमें नहीं जाओ आप, इसके ऊपर आप मेरी इसमें बातों पे जाना आपने कि क्या चीज करनी है आपने। अभिलेख मतलब सिंपल शब्द, एक लाइन में अगर ऐसी चीज या ऐसा वस्तु या वस्तु के ऊपर जो लिखा गया है, चाहे वो कुछ किसी भी प्रकार का हो, जो किसी दीवारों पर, गुफा के अंदर या पत्थरों के ऊपर जो भी चीजें मिली है, वो अभिलेख होते हैं। ठीक है, एपिग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं, एपिग्राफी। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं उसके स्टडी को, यानी कि एपिग्राफी, स्टडी ऑफ एपिग्राफी को कहा जाता है पुरालेख शास्त्र। ठीक है, तो ये सारी, इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? पुरालेख शास्त्र। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि अभिलेख जो किसी दीवारों पर या किसी पत्थर पर या किसी गुफा के अंदर जो भी पुराने समय में मिला है, आदमी गए, खुदाई की और कुछ पत्थर मिला और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ मिला, वो क्या है? अभिलेख। ठीक है, सिंपल शब्दों में ये सारी चीजें। अब आप इसमें अगला पॉइंट जो इसमें दिया है कि विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख बोगजकोई, तुर्की, ये जगह है। तो ये भी कह सकते हैं एशिया माइनर में सबसे ज्यादा पुराने अभिलेख मिले हैं। और आप डेट भी लिख सकते हैं, उसमें मैंने इसमें नहीं लिखी है, तो आप लिख सकते हैं 1400 बीसी। कब की बात है ये? 1400 बीसी की बात है। यानी ये आपकी, जब आपका इंडिया में क्या था? वैदिक सभ्यता थी, ऋग्वैदिक सभ्यता थी तब। और अब इंटरेस्टिंग बात है कि बोगज हुई जगह है, पर यहाँ पे मिला क्या है? ऐसा क्या लिखा हुआ अभिलेख पे? तो यहाँ पर अग्नि के, इंद्र के, भगवान के नाम मतलब लिखा हुआ है, इंद्र भगवान, अग्नि भगवान, जो हम बोलते हैं हिंदू धर्म में। तो ये सारी चीजें किसमें मिली है? आपके बोगज को, एक जगह है, तुर्की एक देश है, वहां पे मिले हैं। कब मिले हैं? 1400 बीसी में। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख। अब इंडिया क्या बोल रहा है? ऊपर आपको मैंने लिखा है कि विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख। अब यहां ये मैं बोल रहा हूं कि भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख। ठीक है, भारत में, तो भारत ऑब्वियसली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर अभिलेख नहीं होते तो अशोक का पता भी नहीं होता आज कि अशोक कोई था, अशोक ने युद्ध किया था, वो पता नहीं होता। तो अभिलेख कौन से हैं? वो सबसे प्राचीन अशोक अभिलेख। आपको अशोक के अभिलेख जो मिलेगा, अगर आप कार्यकाल पता होगा, 269 से लेकर 232 बीसी इसका कार्यकाल है। इसके समय जो इसने अभिलेख मिले और यहाँ पर बाद में खुदाई की, और खुदाई से जो चीजें पता चली कि ये अशोक था। आपको बहुत सारी इसमें मिलेंगे, अशोक के अलग अलग नाम मिलेंगे, प्रियदर्शी, वो सारी चीजें आपके नाम मिलेंगे। वो किस में है?
अभिलेख में लिखा हुआ। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप और चीजें इसमें आप थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे तो आपने कलिंग अभिलेख सुना होगा। भाई उसने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर आक्रमण के कारण उसमें इतने लोग मार दिए गए, तो ये कलिंग अभिलेख है, 13वां शिलालेख है ये, इसमें वर्णन मिलता है। तो वो सारी चीजें उसके बारे में। और अशोक के अभिलेख अगर हैं तभी अशोक है, आज के टाइम हम जानते हैं तो उसके अभिलेखों की वजह से। ठीक है, वो चीजें। उसके बाद इसका अगला पॉइंट यह है कि अशोक के सबसे पहले जो अभिलेख पढ़े हैं वो किसने पढ़े हैं? जेम्स प्रिंसेप ने। यानी कि अशोक ने सबसे पहले जो अभिलेख पढ़े हैं, अशोक के अभिलेख जो पढ़े हैं वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े। यानी ये पहले पढ़ा नहीं गया था, अशोक के अभिलेख को पता नहीं चला कि क्या लिखा था उसने, तो उसने किस लिपि में पढ़े हैं? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी मतलब जो इस साइड को लिखी जाती है। ठीक है, और भाषा, इसमें मैंने भाषा ऐड नहीं की है, आप भाषा भी लिख सकते हैं, वो है प्राकृतिक भाषा। ठीक है, प्राकृतिक भाषा। और ये डेट याद रखना आपने 1837 कब पढ़े गए हैं? 1837 में। ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अशोक के अभिलेख 1837 में पढ़े गए हैं। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े हैं। किस लिपि में पढ़े हैं? ब्राह्मी लिपि में पढ़े हैं। ये अगर आपसे पूछे सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं, तो अशोक के। अगर पूछे विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं, तो बोगस कोई तुर्की से मिले हैं, वो अभिलेख है। अगर पूछे उस पर क्या वर्णन है? इंद्र वरुण देवता का वर्णन है। ठीक है, ये आपको पता है। और अगर आपसे अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरा लेक्चर। अगर आपसे पूछे कि अभिलेख का क्या अर्थ होता है, अभिलेख होते क्या है, ये हमें कैसे याद रखता है? ठीक है, वैसे ही सबसे ज्यादा अभिलेख जो बताते हैं वो अशोक के बारे में, बट अन्य अभिलेख भी मैंने जो यहाँ लिखा है, अभी मैंने डिस्कस करूंगा क्या बताया। ठीक है, इसके बाद आगे जाते हैं कि अशोक के अभिलेख कितने भागों में बटे हुए हैं। जैसे मैंने आपको, जब मैंने शुरू किया था अभिलेख के बारे में, तो मैंने ये बोला जरूर था आपको कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो अलग अलग जगह मिले हैं। ठीक है जी, अशोक के चाहे अलग अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख जो मिले हैं वो शिला, शिला का मतलब है पत्थर। ठीक है, जो पत्थरों के ऊपर मिले हैं, जैसे आपने उत्तराखंड में देखा होगा, कालसी एक जगह सुनी होगी आपने, बहुत सारे इंडिया में। और सबसे ज्यादा याद रखना, इसके सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो साउथ इंडिया में मिले हैं, कर्नाटक इस एरिया में। ठीक है, तो ये शिलालेख। स्तंभ लेख जो पिलर टाइप का होता है, जो पिलर टाइप का होता है, जो पिलर जैसा होता है, उस पर कुछ लिखा हुआ हो, वहां पे भी इसके अभिलेख मिले हैं। उसके बाद गुफा शिलालेख, यानी गुफा के अंदर ये बराबर की बहुत सारी ऐसी गुफाएं मिली है जहां पर अशोक के बारे में, हर चीज के बारे में वर्णन किया कि अशोक ने इनके रहने के लिए कुछ गुफाएं बना दी थी और उसमें कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उस चीज का आपको पता चलेगा आगे जब अशोक के बारे में पढ़ेंगे, वहां पता चलेगा कि कौन कौन से हैं। उसके बाद अशोक के अभिलेख की खोज की बात कर रहा है, ये कोई पढ़ने की बात नहीं कर रहा है कि किसने खोजा कि अशोक का अभिलेख है ये। ठीक है, तो कौन है? ट्रिप्लेंथलर। ठीक है, ये आपका कब होगा? 1750 में। डेट आपको पता होनी चाहिए, ट्रिप्लेंथलर था। तो प्राचीन भारत के अन्य अभिलेख जो, ये तो रहा अशोक के बारे में, यानी आपके कौन से काल बताया इसने अभिलेख ने? मौर्य काल। कि मौर्य काल का कोई एक राजा था जिसका नाम क्या था? अशोक था। और याद रखना, अभिलेख क्यों बताते हैं? अभिलेख हमें जगह भी बताते हैं। अशोक ने जहां जहां राज किया होगा, अशोक ने जहां जहां राज किया होगा, वहां वहां ये अभिलेख मिले हैं। इसका मतलब है ये वहां गया होगा, या इसने रिश्तेदारी गया होगा, या शादी की होगी वगैरह वगैरह, और वो वहां पे लिख देता था कि फलाना जगह आया था, सीधी सी बात। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। बाकी इसमें भी जो अन्य अभिलेख है, प्राचीन भारत के अन्य अभिलेख है, यानी कि अशोक के अलावा भी, अशोक की नजरिए से, अशोक की देख रेख में, अशोक से प्रेरणा लेकर और अभिलेख भी मिलते हैं पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में। यानी तब से लेकर, अशोक से लेकर 1206 तक इतिहास बताते हैं कुछ। ठीक है, याद रखना। उस पे आते हैं हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख एक जगह है उड़ीसा में, याद मैंने यहाँ नहीं लिखा है, उड़ीसा में एक जगह है हाथी गुफा अभिलेख। वहां पर एक राजा था, कलिंग राजा। इसने वहां पे जैन भिक्षुओं को भी बहुत सारी चीजें बनाई थी, जैन के लोग बौद्ध धर्म के लिए भी। ठीक है, तो हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख यानी कि खारवेल के राजा के बारे में बताता है कि एक राजा था जिसने झीलों के लिए काफी चीजें काम किए, उसने बहुत युद्ध लड़े हैं, उसने बहुत भिक्षु और जैन भिक्षु के लिए जगह पहुंची। तो ये किस में मिला है? इस अभिलेख में मिला, हाथी गुफा है। हाथी गुफा एक ऐसा अभिलेख भी है जहां से भारत वर्ष के बारे में पता चलता है कि भारत एक कोई था, भारत पर मैंने राज किया, फलाना चीजें। ठीक है, उसके बाद अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख शुंग वंश का है, मैंने यहां तो नहीं लिखा, जो ये शुंग लिख सकते हैं आप यहाँ पे, आप यहाँ धनदेव की जगह आगे लिखे, ये पुष्यमित्र शुंग का सेनापति था, यानी एक राज्यपाल भी
एक राज्यपाल भी क्या कर सकता है, अभिलेख लिखवा सकता है। यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, वो कैसा राजा हुआ करता था, उस चीज के बारे में। ठीक है, तो अयोध्या अभिलेख में धनदेव ये चीज बताते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि हरिकुमार लेखक किसका है। ठीक है, अयोध्या अभिलेख किसका है, तो मैंने लिखा है आपको, यानी कि शुंग वंश, आप इसके पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ है ये आपका गुजरात में है। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, इसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। ठीक है, गिरनार अभिलेख भी बोल सकते हैं आप इस चीज के लिए, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रुद्रदामन, ये ऐसा राजा था जिसने, इसको सातों संगीतों का ज्ञान था, इसने यहाँ के कई राजाओं को हरा दिया था। और ये जो शक है, ये विदेशी शासक है, याद रखना, ये क्या है, विदेशी शासक है। ठीक है, ये विदेशी शासक है और विदेशी शासक का राजा था। अब शक कौन है ये, जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है, क्या सुना, जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है, उसके बाद दो वंशों में बंट गया था भारत, यानी दो टुकड़े हो गए थे। एक जो देशी, जो यहीं के रहने वाले थे, उन्होंने शासन किया, और एक थे जो विदेशी थे, उन्होंने शासन किया। ठीक है, उन दोनों चीजों को मिलाकर ये जो विदेशी थे, शक यानी कि यूनानी के बाद ये आए हैं। ठीक है, तो ये बाहर की जाति थी जो इंडिया में अटैकी, और उन्हीं का एक राजा था रुद्रदामन। उसके बारे में कि इसने भारत पर मथुरा तक राज कर लिया था, क्या क्या चीजें। उसके बाद नासिक अभिलेख। ठीक है, नासिक अभिलेख, ये जो गौतमी बलश्री है, ये आपके जो शातकर्णी प्रथम था, राजा था यहाँ का, सातवाहन वंश का, सातवाहन का राजा, उसकी पत्नी थी बलश्री। इससे पता चलता है, नाना घाट नीचे दिख रहा होगा आपको, नाना घाट भी दिख रहा होगा, नासिक, ये दोनों जगह महाराष्ट्र में है, दोनों जगह ये महाराष्ट्र में है। और इसका मतलब है कि जो सातवाहन रहते थे वो महाराष्ट्र में रहते थे। ठीक है, वो कहां रहते थे, महाराष्ट्र में रहते थे। यानी कि यहाँ महिलाओं के बारे में, आप महिलाओं ने अभिलेख लिखे हैं, इसका मतलब है कि सातवाहन वंश का जो समाज था वो मात्र सतात्मक था। ठीक है, यानी कि रिस्पेक्ट करते थे। तो अभिलेखों से हमें क्या पता चल रहा है, समाज के बारे में भी पता चल रहा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने पता होना चाहिए। उसके बाद प्रयाग स्तंभ लेख, जो आप यूपी में है, स्तंभ में लिखा है कि जो पिलर जो होते हैं उसी के ऊपर मिले हैं, वहां पे प्रयाग यानी कि यूपी में, ये किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में आपने सुना होगा, ये भारत का नेपोलियन था। आपने सुना होगा ये वीणा बजाता था। ठीक है, समुद्रगुप्त, ये किस अभिलेख में लिखा हुआ है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख में। इसका मतलब है कि गुप्त वंश के बारे में भी बताता कि ये गुप्त वंश का एक राजा था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। उसने इतने युद्ध उत्तर भारत, दक्षिण भारत में लड़े थे और एक युद्ध भी नहीं हारा था, इसीलिए कहा जाता उसे भारत का नेपोलियन। ठीक है, तो वो सारी चीजें। ग्वालियर अभिलेख, यानी ग्वालियर आपका एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है, और वहां का एक राजा था मेरुभूत। तो ये बता रहा है आपको राजपूत काल के बारे में। ठीक है, राजपूत जो एंशिएंट पीरियड में राजपूत काल था, जैसे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश, ये सारे बादामी के चालुक्य, ये किन चीज के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार के बारे में। ठीक है, मिहिरभोज वहां का राजा था, उसने कितने कितने आक्रमण किए। उसके बाद ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख, ये पुलकेशिन द्वितीय, और ये पुलकेशिन द्वितीय जो था, ये बादामी का राजा था। ठीक है, याद रखना, ये कर्नाटक में एक जगह है बादामी, वहां का राजा था। इसने हर्षवर्धन को हरा दिया था। ये किस में वर्णन मिलता है, ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, याद रखना, ये अभिलेख मिलता है कि ऐसा एक राजा था जिसने हरा दिया था। ये कौन बता रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पुरातात्विक स्रोत दिखा रहा हूं, अभिलेख में हमें इतिहास बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था एंशिएंट में। ठीक है, तो वो सारी चीजें। उसके बाद मेहरौली स्तंभ अभिलेख, ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश का जो राजा था, जिसके काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, गुप्त काल में। तो वो था ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो मेहरौली यूपी में है, वहां से मिले हैं ये। तो कैसा था ये, उसके दरबार में नवरत्न थे, ये सब चीजें अभिलेख बता रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद बिलसद अभिलेख। बिलसद अभिलेख कुमार बुद्ध, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। ठीक है, उस चीज के बारे में, ये भी गुप्त राजा था। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उत्तर मेरुड़ अभिलेख। उत्तर मेरुड़ अभिलेख ये बताते हैं चौल वंश के बारे में। ठीक है, उत्तर मेरुड़ अभिलेख चौल वंश के बारे में बताते हैं कि कैसे वो स्थानीय शासन चलाते थे, ग्रामीण व्यवस्था उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी।
ठीक है, तो ये आपके चोल वंश के बारे में। तो ये आज का टॉपिक था, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए कि कौन कौन से हैं भारतीय इतिहास के, कौन से मुख्य स्रोत है। ठीक है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं आपको इंपॉर्टेंट है, आपको अगर नेट के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो तो नेट के अकॉर्डिंग आपके लिए आते हैं कि अभिलेख से हमें कैसे इतिहास का पता चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये अगर इतिहास अभिलेख कैसे बताते हैं, अभिलेख हमारे लिए जरूरी है, मतलब इतिहास के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी जो बेसिक चीजें हैं ये आपको पता होना चाहिए। अभिलेख क्या होता है, पुरातात्विक क्या होता है, इतिहास क्या होता है, प्रागैतिहासिक क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक क्या होता है, ऐतिहासिक क्या होता है, और इसके काल कौन कौन सा इतिहास आता है। तो ये सारी चीजें हैं। अभिलेख से हमें क्या क्या पता चलता है, और अगर अशोक के अभिलेख के बारे में पता चलता है तो अशोक से क्या क्या चीजें मिलती है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना है, जो आपके लिए जो अगला टॉपिक होगा वो कल होगा, जो सिक्के के बारे में हम करेंगे, उस चीज के बारे में कौन कौन से सिक्के से हमें कैसा इतिहास पता चलता है। तो इतना आपको पता चलना चाहिए, इससे ज्यादा कि आपको इससे बाहर पता होना चाहिए। ठीक है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं